आपकी जमात अगले 3 महीने में इलेक्शन के लिए तैयार है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी फ्यूचर अलायंस भी साथ करना है। दिली ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान फॉरेन नेशनल को वोट का हक मिलना चाहिए। मैंने एक तो स्टैंडर्डाइज कर दिया है टेस्ट को। सिस्टम बुरा नहीं है, सिस्टम बिल्कुल ठीक है। पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम सिलेक्ट हो रही है। गवर्नमेंट अपने अलाउंसेस कम करे। स्क्रैबल एक ऐसी गेम है जिसके अंदर आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। बचपन से क्योंकि पढ़ाकू रहे हैं तो इस तरीके के खेल में ज्यादा जहन लगा है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप खैर व आफियत के साथ होंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं आज का कोट ऑफ द डे। लाइक ऑलवेज वी स्टार्ट आवर शो विद द कोट ऑफ द डे, जिसमें हमको अच्छा पैगाम देना चाहते हैं। और मैं हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात की हदीस से शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया इन्नमल अमाला बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। अगर इंसान की नीयत साफ होगी तो बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। याद रखिए कि जब आप नीयत करते हैं किसी अच्छे काम की तो अल्लाह ताला आपको फौरन उसकी नेकी दे देता है। और आप काम करते हैं तो उसकी 10 नेकियां मिलती हैं। जबकि अगर किसी बुरे काम की नीयत करें तो उसका गुनाह नहीं मिलता। तो यकीनन नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। नीयत से आपका दिल पॉजिटिव रहता है, जिंदगी पॉजिटिव रहती है और आपके काम आसान होते जाते हैं और दरवाजे खुलते जाते हैं। तो हमेशा नीयतों को अच्छा रखें, पॉजिटिविटी को लाइफ में जिंदा रखें, क्योंकि यही है जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नुस्खा। That was quote of the day for today। बढ़ते हैं आगे, शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज बड़ी खबर में। इलेक्शन से फरार की कोशिश या पीटीआई का खौफ। पंजाब असेंबली में हुकूमत और इत्तेहादियों ने वजीर आला परवेज इलाही, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। गवर्नर को भी एतमाद का वोट लेने का कह दिया। मिनटों का सफर घंटों में, शहर कायद में बढ़ते ट्रैफिक के बेतहाशा मसाइल। कहीं ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करने में हम खुद ही तो शामिल नहीं। मसाइल पर कैसे काबू पाएंगे, आज बात करेंगे प्रोग्राम में। यकजहती का आलमी दिन, कप्तान की आवाज पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी पेश तमगा तैयार करके पीटीआई से मोहब्बत का इजहार कर दिया। मुश्किल वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी कौम के साथ खड़े हैं। और खेल के मैदान में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने का मिशन। मुइजुल्लाह ने बर्लिन में 10th स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तानी हीरो से मिलवाएंगे आज के शो में। एक और सेगमेंट जो हमारे शो का हिस्सा है, दैट इज टॉप ट्रेंड्स। और टॉप ट्रेंड्स में हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर साहब हमेशा से ट्विटराटी की चिड़िया के पीछे लगे रहते हैं और चिड़िया क्या कह रही होती है ये हमें बताते हैं। और हम मेरी हमेशा कोशिश होती है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और दूसरे जो प्लेटफॉर्म थे सोशल मीडिया के, उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन लेट्स सी व्हाट ही इज गॉटन अस फॉर ट्विटर। ट्विटर से वो लेकर आए जो ट्रेंड, उसमें क्रिसमस है। ऑफकोर्स 25 दिसंबर क्रिसमस होती है और क्रिसमस की तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोर से जारी होती हैं। और क्रिसमस के लिए आप जानते हैं कि बड़ा शॉपिंग सीजन आता है, सेल्स लगती हैं और पूरी दुनिया में वेकेशन का एक ट्रेंड होता है। हॉलीडेज पे सब निकलते हैं और हर कोई जो है क्रिसमस की तैयारियां कर रहा होता है और क्रिसमस में एक दूसरे को तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। और काफ़ी सारे सार्फिन इस वक्त ट्विटर पर इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं। इसके अलावा फ़हीम कौमी स्टार भी टॉप ट्रेंड्स में हैं, अशरफ कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ की टेस्ट मैच में कारकर्दगी से सार्फिन शदीद खफा हैं। क्यों आप सिर्फ एक खिलाड़ी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं? मेरी नज़र में पूरी टीम की परफॉर्मेंस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। मेरी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। मेरी नज़र में रमीज़ राजा के ऊपर सवाल उठने चाहिए। अबरार की बात होनी चाहिए जो स्टार निकला है, क्योंकि एक ही खिलाड़ी निकला जिसने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। बाकी तो आई थिंक ये टेस्ट मैच की जो सीरीज़ थी, इंग्लैंड को जब भी पाकिस्तान आना होता है यकीन वो इसी नज़र से आते हैं कि हमारी रैंकिंग बढ़ जाएगी, वाइट वॉश कर देंगे और हम ऊपर आ जाएंगे। पाकिस्तान जिस तरीके से खेल रहा है, पर्ची का खात्मा जब तक नहीं होगा तब तक टीम मेरिट पे नहीं बनेगी, और मेरिट पे टीम नहीं बनेगी तो फिर खिलाड़ी आगे नहीं आएंगे। जो असल टैलेंट है उसको मौका नहीं मिलेगा अपनी काबिलियत का मुजाहरा करने के लिए। तो टेस्ट मैच से तो मैं काफ़ी खफा हूँ और फुटबॉल की याद आ रही है। बड़ा सैड हो रहा हूँ क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया और कतर की याद आ रही है कि यार दोबारा वो मैचेस शुरू हो जाएँ। आगे बढ़ते हैं, मुल्क की बात करते हैं। इकोनॉमिकल एंड सोशल इशूज़ पर कुछ नज़र डालते हैं। तो हम जानते हैं कि मुल्क में एक रीसेंट दहशतगर्दी की लहर देखी गई। बन्नू का वाक़या हुआ, उसके बाद मीरान शाह में धमाका, खुजदार में धमाका। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक तरफ बढ़ती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। साथ साथ पॉलिटिकल टर्मोइल हम जानते हैं कि जुम्मे को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कह दिया कि हम असेंबली तहलील कर देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम
जो PDM है, जो 13 जमातें, हम जानते हैं कि सारी अपोजिशन की जमातें एक हो गई थी इमरान खान का मुकाबला करने के लिए, उन्होंने भी सर धड़ की बाजी लगा दी। आसिफ अली जरदारी साहब अहम मुलाकातें कर रहे हैं, शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बड़े बिजी रह रहे हैं, इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस और चल रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। जिसके बाद देखा यह गया कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब असेंबली में लाई गई। स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। टारगेट यही था कि किसी तरीके से फ्राइडे को असेंबली तहलील होने से रोकी जाए। परवेज इलाही साहब के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं कि वो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टांस उनके भी हमें बदलते हुए नजर आए, जिसके बाद लग रहा था कि एनीथिंग इज पॉसिबल। सियासत के मैदान में कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम देख रहे हैं बड़ी ख़राब हो रही है, और मुल्क के मुआशी हालात इस कदर बदतर हैं कि मैं आपको बताऊं कि टोयोटा, जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर समझा जाता था ऑटोमोटिव सेक्टर का, उसने बोल दिया है कि मैं 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अपना प्लांट बंद रखूंगा, गाड़ियां नहीं बनाऊंगा। क्यों? माल नहीं है हमारे पास, CKD किट्स नहीं है। जब किट्स नहीं होंगी तो गाड़ियां कैसे बनाई जाएंगी? तो यकीनन इस वक्त मुल्क की आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल सिचुएशन पर नजर डालें तो हम जानते हैं कि 5 लाख से जायद बच्चे हर साल रेप होते हैं। हर तरफ एक सैड न्यूज़ मुझे नजर आ रही है, इवन दो कि वी डोंट ट्राई टू स्टार्ट विद सैड न्यूज़ इन आवर शो, लेकिन मजबूरन जो हालात हैं काफ़ी परेशान कुन है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। असद कैसर साहब PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। असद साहब, जुम्मे वाले दिन सूबाई असेंबली तैलीन होनी थी, लेकिन कल रात पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद आ गई है। अब सवाल यह है कि अगर जुम्मे वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील होती है तो क्या आपकी जमात अगले 3 महीने में इलेक्शन के लिए तैयार है? थैंक यू, बहुत मेहरबान। एक तो ये कि इंशाअल्लाह ताला जुम्मे को जो खान साहब ने ऐलान किया है उसके मुताबिक तो मनोहन उसके ऊपर उस फैसले पे अमल होगा। और KPK में आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए, 3 इलेक्शन हुए, बल्कि 4 इलेक्शन हुए, सद्दा और फाटा में और मुल्तान और मुल्तान पेशावर। तो इसमें आपने देखा कि एक तरफा ही वोट पड़ा है। PTI का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुकाबला नहीं है, तमाम पार्टी एक साइड पे थी, फिर भी PTI ने जो है ना बड़ी अक्सरियत से अपनी 4 सीटें जीत ली। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हमें इससे ज्यादा अक्सरियत से इक़्तिदार में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। कैसर साहब, हम जानते हैं कि जब आसिफ अली जरदारी साहब बिजी होते हैं तो चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो, कोई और इलेक्शन हो, हॉर्स ट्रेडिंग की टर्म हमने बहुत दफ़ा सुनी हुई है, ख़रीदो फरोख्त हमने देखा हुआ है, वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं बैग्स पैसे के लेन देन करते हुए। अब सवाल ये है सर कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज इलाही साहब, उनके बयान के बाद जो तनाज़ा खड़ा हुआ, काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स उनके साथ लगे हुए हैं कि उनका ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को मालूम नहीं है, और पावर लॉबीज उनको उनके मूड को चेंज करने में बड़ा किरदार अदा करेंगी। आप क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है? मेरे ख्याल में एहतियात करना चाहिए दोनों साइड से, और बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हम इत्तेहादी है। और अच्छी बात यह है कि अभी एक कमेटी भी बनी है कि हमने फ्यूचर अलायंस भी साथ करना है। बाहर उसकी अपनी पार्टी है, उसका अपना ओपिनियन है, लेकिन जो हमारे जो ख्याल है वो बिल्कुल ठीक है कि हम समझते हैं कि जो कुछ हमारा साथ हुआ है उसमें जनरल बाजवा का बुनियादी किरदार है। यकीन ये बताइए कि मोनिस इलाही बार बार खान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। कल अपने ट्वीट में उन्होंने नवाज ली को वाज़े और भरपूर जवाब भी दिया, लेकिन एक नया तासुर सामने आ रहा है। तासुर यह है कि शायद मोनिस इलाही और परवेज इलाही अलग अलग पेजेस पे हैं। क्या यह बात दुरुस्त है सर? अब बिल्कुल मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये कोई तासुर गलत है, 100% गलत है, और ये साबित हो जाएगा, इतना लंबा भी नहीं है। और ये बाप बेटा है, कैसे हो सकता है अपने बेटे की कुर्बानी कैसे दे सकता है? और घर में भी बाद औक़ात इख्तिलाफ राय होता है, तो इख्तिलाफ राय को रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन फैसला जो भी है वो मुत्तफ़िक़ा फैसला है जो इमरान खान और परवेज़ इलाही ने मुश्तरका किया है। ये बताइए कि कल पंजाब असेंबली में अदम एतमाद से पहले शिबली फराज ने स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात की है। कहा यह जा रहा था राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से कि मैं एक एक करके इस्तीफ़ा मंजूर करूंगा, सबको बुलाऊंगा, चेक करूंगा, कोई दबाव तो नहीं है, कानूनी आइनी तकाजे हैं ये, और फिर जाके इस्तीफ़े मंजूर होंगे। तो आप क्या समझते हैं ऐसी सूरत हाल में कि जब 2 असेंबली अगर आप तहलील कर देते हैं, अगर कौमी असेंबली में आपके इस्तीफ़े मंजूर ना हो, मजीद वक्त लगे, तो क्या सूरत हाल पैदा होगी? हाँ बिल्कुल, हमारे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम जो है ना बारी से कामयाब हो जाएंगे। फिर हमारी आसानी पैदा हो जाएगी कि जब जनरल इलेक्शन होगा
तो वो हम आसानी से, क्योंकि आपको पता है जब आपकी प्रेस हुकूमत होती है तो बहुत सारी चीजें आपके फेवर में होती है। तो और फिर कैसे जब पंजाब में आपको मैंडेट मिल जाता है सूबाई हुकूमत में, तो फिर तो कोई भी वफाकी हुकूमत जो है ना उसमें कोई हर्डल नहीं होगा। तो ये पीडीएम जो कर रही है वो खुद अपने आप को जो है ना बहुत बंगरी में लेके जा रही है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उसकी जो पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे वो उनके लिए अच्छे नहीं होंगे। और दूसरी बात यह कि पीडीएम जितनी भी लंबी कर गुजारा हुकूमत को लंबा करेंगे उतना इसका सवाल होगा। तो बहरहाल हमारे लिए विन-विन सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन बनेगी इंशाअल्लाह ताला। कैसे साहब ये भी बता दीजिए कि साइफर का मामला कहाँ पहुंचेगा? खान साहब ने कल कहा कि अमेरिका साजिश में कितना मुलविस है और कितना मुलविस नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। तो उसके बाद से काफ़ी सारे सवाल पैदा हो गए हैं कि तहकीकात का मुतालबा किया था, क्या होंगी तहकीकात, कितना ज़रूरी है तहकीकात का होना, दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं हो पा रहा साइफर में? बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि और कौन को भी आगाही हो, क्योंकि ये तो कहते हैं कि ड्रामा है, साइफर कुछ नहीं है। तो ड्रामा है, साइफर कुछ नहीं है, तो जुडिशरी को कमीशन बनाओ, वो ड्रामा सामने आ जाएगा। आप ड्रामा करते हो या हम करते हैं। एक बात मैं कैटेगरिकली क्लियर करना चाहता हूँ, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हमारी किसी मुल्क के साथ कोई इशू नहीं है। हम सिर्फ एक बात करते हैं कि हम अपनी कौमी तशख्खुस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हमारी कौमी इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, इसको कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तानी तौर पर अपनी पाकिस्तानियों पे फख्र है, और बीइंग पाकिस्तानी जो है ना, हम किसी के सामने गुलामी नहीं कबूल करते। बहरहाल बराबरी की बुनियाद पे हम सारी दुनिया के साथ ताल्लुक चाहते हैं। सर यकीनन बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए, लेकिन काश मेरा भी ये दिल चाहता कि हम पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। क्योंकि जब मैंने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में हमने वो सेगमेंट शामिल किया था कि एक साल में 5,25,000 बच्चे रेप होते हैं, तो फिर मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र नहीं रहा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर आए। एमबी सुमरो साहब हेड ऑफ कंटेंट है हमारे बोल के, उनसे जानते हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, सिनारियो है, ये किस तरफ जा रहा है। सुमरो साहब, अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट हो गई है, साथ साथ पॉलिटिकल सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दोनों बिजी चल रहे हैं, एक्टिव मुलाकातें हो रही हैं। लग ये रहा है कि कुछ खतरनाक किस्म की कोई खिचड़ी विचड़ी या शायद कोई कढ़ाई पक रही है पीछे पीछे। और वाज़े तौर पर परवेज़ इलाही साहब भी एक क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। फिर अदम एतमाद की तहरीक, राजा परवेज़ अशरफ का कहना कि मैं इस्तीफ़े एक एक करके मंजूर करूँगा। क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है सुमरो साहब? जी, जैसे आपने कहा कि मुल्क की जो हालात के हवाले से आपने बात की, तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि मुल्क के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और मुल्क में माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है। अगर आप देखें तो 3 करोड़ और 30 लाख लोग फ्लड की वजह से मुतासर हुए हैं, और उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा। और मुल्क में सियासी हैजान की सूरत हाल है, और एक अब जो आप कह रहे हैं, जो आपने जैसे कहा कि एक खिचड़ी नहीं पर एक कढ़ाई पकी हुई है और सारी सूरत हाल है। अब कल का दिन जो हुआ है उसमें जो डेवलपमेंट हुई हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें सियासी सूरत हाल मजीद जो है वो अहम हो गई है, क्योंकि कल पीडीएम में शामिल 2 जमायतों ने, पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने 2 इक़दाम दिए हैं। एक तो आइन के तहत वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी है, और उसके अलावा गवर्नर पंजाब ने अपने आइन के तहत हासिल अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए पंजाब असेंबली का इजलास भी तलब कर लिया है। और वो इजलास इसलिए तलब किया है कि वो उन्होंने पंजाब के वजीर आला को कहा है कि आप एतमाद का वोट लें। अब सूरत हाल ये है कि टाइम बाइंग टेक्निक है सुमरो साहब, ये जी वक्त जाया करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि गाड़ी चलती रहे, थोड़ा और वक्त निकले और वक्त निकले। नहीं, अभी 21 तारीख की डेट तय हो गई है, और गवर्नर ने 21 तारीख 4 बजे इजलास तलब किया है। उसमें उनको कहा गया है कि आप एतमाद का वोट लें। तो ये वोट लेने में कितना वक्त लग जाएगा सर? उसमें ये है कि अब थोड़ा मुश्किल सूरत हाल के लिए परवेज इलाही साहब के लिए ये है कि अब उनको 186 मेंबर पूरे करने हैं उस दिन। अगर
PMLQ के 10 हैं और PTI के 180 हैं, 190 मेंबर हैं उनके टोटल। अगर उनमें से PMLQ के भी अगर 6 लोग नहीं आए किसी भी वजह से, तो परवेज इलाही साहब के लिए एतमाद का वोट लेना मुश्किल होगा। अगर PTI के कुछ लोग अगर किसी भी वजह से नहीं पहुंच पाए तो वो भी फिर मसले होंगे। तो और अगर ये भी एतमाद का वोट ले जाते हैं तो फिर जो इन्होंने अदम एतमाद की करारदाद जमा कराई है, फिर उसमें क्योंकि अब जमा हुई है सेक्रेटेरिएट में, उसमें 7 दिन इनको नोटिस वोटिस देने होंगे मेंबरान को। उसके बाद ये जो असेंबली में जिस दिन करारदाद पेश होगी अदम एतमाद की, उसके बाद इनको 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करानी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। सब नोटिस इशू होंगे, 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करानी है। मेरी नज़र में इट्स टाइम बाइंग टेक्निक। ये किसी तरीके से PTI के लीडर इमरान खान साहब के प्लान्स को डिरेल किया जाए, ट्रैक से हटाया जाए और वो अपने मिशन में कामयाब ना हो। जो का मिशन है कि इलेक्शन कराए जाए, अवाम को मैंडेट दिया जाए, आपको राइट दिया जाए फैसला करने का। लेकिन लगता है कि आपके राइट की शायद बहुत कम लोगों को परवाह है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इस वक्त। खैर आगे बढ़ते हैं। हम लोग हमेशा अपने प्रोग्राम में ओवरसीज पाकिस्तानी का जिक्र करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इकोनॉमिकली इस वक्त पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान आते हैं उसकी वजह से कुछ डॉलर के रिजर्व्स बढ़ जाते हैं और मुल्क की मीशत को सहारा मिल जाता है। लेकिन सैडली देखा यही गया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका राइटफुल हक नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, पहला सबसे इंपॉर्टेंट हक होता है वोट का हक के खुद इरादियत, वही उनको महरूम कर दिया जाता है कि आप वोट नहीं डाल सकते, जबकि उनकी कमाई हुई दौलत से पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिल रहा है और हम रेंग रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कब तक चलते हैं ये नहीं मालूम है। लेकिन पाकिस्तान के एक बड़े बेहतरीन टैलेंट है ताबिश तौफीक, जो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप शायद UK में इस वक्त मौजूद हैं। आप सिंगर भी हैं, PTI के सपोर्टर भी हैं। लेकिन पहला सवाल जो ताबिश मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो पूछना चाहता हूँ एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आप बाहर रहते हैं और आप अपनी कमाई हुई दौलत पाकिस्तान ही भेजते होंगे अपनी फैमिली को। व्हाट काइंड ऑफ राइट्स डू यू गेट? क्या आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं फख्र करता हूं कि मैं एक पाकिस्तानी हूं? अगर आप कहते हैं तो क्यों कहते हैं, नहीं कहते हैं तो क्यों नहीं कहते? सर वैसे तो ये बड़े फख्र की बात है और पाकिस्तानी होना मेरे लिए मेरी पहचान है पाकिस्तान। वी आर वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। बट कभी कभी हमारा सर झुक जाता है जब कुछ ऐसे काम होते हैं पाकिस्तान में जिसकी वजह से दुनिया में जगरसाई होती है हमारी। तो ऐसे पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सर झुक जाता है हमारा। बट एंड ऑफ द डे वी आर पाकिस्तानी, प्राउड पाकिस्तानी। अब क्या आपको इस बात का गम नहीं है ताबिश भाई कि आप वोट नहीं डाल सकते, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले नहीं कर सकते? ये बहुत अफसोस की बात है। ये बहुत अफसोस की बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट कास्ट करने का हक नहीं है, क्योंकि जितना हम जानते हैं पाकिस्तान का बेशतर जो पढ़ा लिखा तबका है वो बाहर, मुल्क से बाहर है, मेहनत कर रहा है, अपना ज़रा मुबादला पाकिस्तान को भेज रहा है, अपनी मेहनत की कमाई पाकिस्तान को भेज रहा है। और पढ़ा लिखा तबका वो होता है जो ज़्यादा शऊर रखता है। और हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, पाकिस्तान की भी और दुनिया की भी। तो हमें अंदाजा ये होता है कि हम कितना पीछे हैं दुनिया में। सर 7,65,000 लोग इस साल निकल गए। पिछले साल तो 2,25,000 निकले थे। 7,65,000 पढ़े लिखे स्किलफुल लोग पाकिस्तान छोड़ के इमिग्रेट कर गए बाहर। ये बहुत अफसोस की बात है। हम अक्सर सर्कल्स में बात हो रही होती है कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों तो हम वापस जाएं। मैं वहाँ पे ये कहता हूँ कि क्यों नहीं हम जाके पाकिस्तान के हालात अच्छे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जो सलूक किया जाता है हमारे ताकतवर तबकों के हवाले से आम आवाम के साथ, तो वो देख के, या हमारे पॉलिटिशियंस के साथ जो सलूक किया जाता है उसको देख के बड़ा अफसोस होता है। दिली ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन नेशनल्स को वोट का हक मिलना चाहिए ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में बेहतर रहनुमा चुन सकें। ताबिश साहब, सुना है आपने कोई गाना वाना भी बनाया है? कोई गाना आप गाएंगे या प्रोड्यूसर साहब चलाएंगे? सर प्रोड्यूसर साहब चला दें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो पैगाम हमने देने की कोशिश की है वो मैं ज़रूर दोहराऊंगा कि खान ने उठाई है हक की आवाज़। इमरान खान ने इस सोई कौम को जगाने की भरपूर कोशिश कर दी है
और आवाम को अब तो जाग जाना चाहिए। जितना शऊर इस दौर में, इमरान खान के दौर में आवाम को मिला है, और बिल्कुल बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाके जो शऊर आवाम को इस दफा मिला है, आज से पहले किसी दौर में नहीं मिला। ताबिश भाई, हमने पहले आवाम मांगती थी रोटी, कपड़ा और मकान, अब कह रही है बिजली, गैस और पानी। अब डिमांड्स, उनकी जो नेसेसिटीज हैं बेसिक सर्वाइवल की, वो इतनी बढ़ गई हैं कि हर कोई अपने पेट को, अपनी चार दीवारी को, अपनी सवारी को देखता है और कहता है कि हाय मैं इसको बड़ा कर लूं, दुनिया जाए भाड़ में, मेरा घर बन जाए। आपकी नज़र में कप्तान खान यकीनन सच और हक की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं, वो बात करते हैं जो पाकिस्तान के लिए, इंसान के लिए, इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद है। शायद यही वजह है कि उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो वो आवाम के हक की बात कर रहे हैं, मेरे और आपके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, और जितने भी जो भी उनकी पॉइंट्स हैं वो उसका सीधा फायदा आम आवाम के लिए। जो कुछ खान ने अपने टेन्योर में किया, जो 3.5-4 साल खान को हुकूमत मिली, उसमें जो उन्होंने किया, उसके बाद भी जो भी उन्होंने जहां भी आवाज बुलंद करी, जो प्रोग्राम खान साहब ने शुरू किए थे, वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की फलाह और बहबूद के लिए थे। आपने गाना क्यों बनाया ताबिश भाई? सर, खान साहब ने भी एक कोशिश की है, अपनी तौर से कर रहे हैं, आवाम जाग उठी है, बस थोड़ी सी कोशिश हमारी भी है कि कौम मोटिवेटेड रहे, और इस नाजुक वक्त में जो है ना, जितना ज्यादा हम खान का साथ दे सकते हैं, अगर इस कौम ने जाग उठी और सही मानों में, इट्स नाउ और नेवर ताबिश साहब, इट्स नाउ और नेवर। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश तौफीक हमारे साथ लंदन से, और हमें बता रहे थे कि उन्होंने जो गाना बनाया है वो इस नजर से बनाया कि कौम उठ जाए, कौम जाग जाए, क्योंकि हकीकत यही है कि अब नहीं जागे तो फिर कोई फायदा ना होगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी होगा। डिस्कस करेंगे हम कराची की ट्रैफिक को। कराची की ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं, और जिस तरह की ट्रैफिक है, लोगों की साइकी भी उससे नजर आती है कि लोग किस तरह के जहनी तनाव का शिकार हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। अच्छा जनाब, हमने बड़ा सीरियस इशू डिस्कस करना था, वो था कराची की ट्रैफिक का, बेहंगम ट्रैफिक का, और मेरे साथ थे बड़े प्यारे से एक मेहमान जो कि हैं डॉक्टर कमर रिजवी साहब। थैंक यू सो वेरी मच। रिजवी साहब का तारुफ मैं आपको कर रहा हूं कि आप एसएसपी ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस भी हैं, साथ साथ आप एआईजी टेलीकम्युनिकेशन भी हैं। इससे भी बढ़कर वो माशाल्लाह से एक बड़े खूबसूरत शायर भी हैं, उनसे शायरी भी उनकी सुनेंगे। मैं हमेशा सरप्राइज होता हूँ जब इस्लामाबाद जाते हैं तो क्या ट्रैफिक होती है, कंट्रोल्ड, हर कोई तमीज से। लाहौर में बड़े लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, वहां के ट्रैफिक वार्डन्स बड़ा कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन कराची की ट्रैफिक पुलिस सलाम पेश है। लेकिन रिजवी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं चाहूंगा कि सीरियस टॉपिक डिस्कस करने से पहले कुछ खूबसूरत से अशार पहले सुनाइए। जी बिल्कुल, जैसा आपका हुक्म। पहले 2 अशार सुनाऊंगा इस गज़ल से पहले कि ये दिल का घोर अंधेरा के जिसमें यादों के, ये दिल का घोर अंधेरा के जिसमें यादों के चिराग लाख जलें रोशनी नहीं मिलती। ये दिल का घोर अंधेरा के जिसमें यादों के चिराग लाख जलें रोशनी नहीं मिलती। अजब ये राह वफा है कि जिस पे चलकर भी, अजब ये राह वफा है कि जिस पे चलकर भी कोई मिले न मिले तू कभी नहीं मिलती। मंजिल है ये जी, बस मंजिल मकसूद कभी नहीं मिलती। पाकिस्तान की अगर आपकी इजाजत हो तो चंद अशार प्लीज करूं। कौन कहता है कि किरतास को घर करता है, कौन कहता है कि किरतास को घर करता है, लफ्ज रुकता ही नहीं लफ्ज सफर करता है। कौन कहता है कि किरतास को घर करता है, लफ्ज रुकता ही नहीं लफ्ज सफर करता है। अव्वले गाम कहीं जहाँ से गुजर जाता है, अव्वले गाम कहीं जहाँ से गुजर जाता है, कूचे सिद्क को जो राह गुजर करता है। अव्वले गाम कहीं अव्वले गाम कहीं जहाँ से गुजर जाता है, कूचे सिद्क को जो राह गुजर करता है। मैं हो जाता हूँ यूं वस्ल की घड़ियों में कि फिर, मैं हो जाता हूँ यूं वस्ल की घड़ियों में कि फिर एक आलम तेरे जाने की खबर करता है। क्या बात। मैं हो जाता हूँ यूं वस्ल की घड़ियों में कि फिर एक आलम तेरे जाने की खबर करता है। कौन देखे तेरी अंगुश्त हिनाई से परे, कौन देखे तेरी अंगुश्त हिनाई से परे,
तू इशारा जो कभी सूए कमर करता है, कैसा जज्बा ये तेरे कुर्ब से मिलता है कि जो, कैसा जज्बा ये तेरे कुर्ब से मिलता है कि जो, लफ्ज़ को फूल तो अश्कों को गहर करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह रिजवी साहब, मेरे ख्याल से जितनी अच्छी आप शायरी करते हैं, अगर यही कमाल आप सर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में भी कर दे सर। मैं जब ट्रैफिक में रहा तो बिल्कुल अपनी सी मसाई आदमी करता है, पूरी कोशिश करता है, जितने एंडेवर्स आप जहाँ भी रहें करें और उसमें बेटरमेंट लेकर आए। मैं जब भी रहा, अल्लाह का शुक्र है। सुना है आपने बड़ी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हवाले से। अल्लाह का शुक्र है, हमने पिछले 5 महीने में हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब गुलाम नबी मेमन साहब की हिदायत पे एक तो वहाँ क्लीन अप किया, बिल्कुल करप्शन का खात्मा किया, लोगों की शिकायत थी उसको एरेडिकेट किया, ज़ीरो पे लेकर आए। बड़ी हमने उसके अंदर नए काम किए। इंग्लिश और उर्दू में हमारा एकेडमिक टेस्ट होता था ड्राइविंग का, ठीक है, और सूबा इतना बड़ा है और सिंध, यहाँ सिंध की जो ज़बान है हमारी सिंधी ज़बान, उसमें टेस्ट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसका ट्रांसलेशन पूरा करवाया। अब ऑप्शन में सिंधी लैंग्वेज में जो अब लोगों को बड़ी आसानी हो गई कि जो अपनी मदर टंग में देना चाहे वो सिंधी लैंग्वेज ऑप्ट करे, और जैसे ही हमने उसको ऑन किया था फ़ौरन लोगों ने उसको ऑप्ट करना शुरू कर दिया। एक अल्लाह का शुक्र है ये अचीवमेंट है। फिर हम कैंप्स लगाते थे मुख्तलिफ़ इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ हम खुद पहुँचते थे लोगों के थ्रेशोल्ड तक, और ये सिलसिला कई सालों से बंद था, तो मैंने वो उसका आगाज़ किया दोबारा। यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ इदारों में जाके हमने उनके थ्रेशोल्ड पे उनको मोटिवेशनल एक ये हमारी कैंपेन होती है जिसमें हम लोगों का लर्नर भी बनाते हैं और रिन्यूअल भी। उससे ये होता है कि इसका लर्नर बन जाता है, वो मोटिवेट होता है कि चलो यार चल के अपना लाइसेंस परमानेंट भी बना लें। फिर बड़ी आसानियाँ पैदा की मज़ीद, मसलन ये कि सिर्फ ऑनलाइन आप अपनी बुकिंग करके आ सकते थे लाइसेंस ब्रांच, मैंने वॉक इन भी अलाउ कर दिया। अब जो गुजर रहा है उसे ख्याल आ जाए कि मैं लाइसेंस ब्रांच के करीब से गुजर रहा हूँ, मेरा ये काम वहाँ पे है, रिन्यूअल है, लर्नर बनाना है, परमानेंट का टेस्ट देने का अगर एलिजिबल हो गया है वो है, तो वो वॉक इन करके आ जाए, और अगर वो हमारे पास उसको हम लाइन अप कर देते हैं। और माशाल्लाह रिजवी साहब, आप MBBS डॉक्टर भी हैं जी, आप माशाल्लाह से एक शायर भी हैं, आपने दुनिया भी देखी है, आपने सोसाइटी को भी देखा है। अब माशाल्लाह से आप इसी सोसाइटी में, शायरों की आदत नहीं सर, झूठ जरा कम बोलते हैं, दिल की आवाज़ होती है और सच की आवाज़, हक की आवाज़ होती है। प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखें, मैंने हमने रिपोर्ट भी दिखाई कराची के ट्रैफिक के इश्यूज। ट्रैफिक से सोसाइटी की साइकी और लोगों का जहन पता चल जाता है। नफसा नफसी का सर दौर है, इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, घर की नाचाकी, घरेलू झगड़े, कोई ना कोई टेंशन, डिप्रेशन, सप्रेशन लोगों को है। ये मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है, इसमें इंजीनियरिंग के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हम जब यहाँ बैठते हैं तो शायद हम सिर्फ एक महकमे को वो कर देते हैं सिंगल आउट करके कि जी ये इसका इस तरह नहीं है। आपका पूरी रोड्स आप जाएं, गड्ढे पड़े हुए हैं, जहाँ ठीक रोड है वहाँ इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स हैं, जहाँ कट नहीं देना चाहिए वहाँ कट दे दिया है, जहाँ पे रिजवी साहब, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, सिर्फ उनको ही हम कंट्रोल कर लेना, बहुत बड़ी बात होगी। वो जो रोड के बीच में से पैसेंजर को उठाना और रोड के बीच में पैसेंजर को उतारना, हम आज तक पब्लिक की बसों को कंट्रोल नहीं कर पाए, प्राइवेट क्या करेंगे? जी, उसमें यही है कि ऑन द होल ही हमको चीजें ठीक करनी है। और जैसा कि आपने बसों की निशानदेही की, बड़ी अच्छी बात है। बात यह है कि बस स्टॉप्स हमारे यहाँ कितने डिक्लेयर्ड बस स्टॉप्स, वो सिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होते हैं। मैं किसी महकमे को इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। जब सब मिलके बैठेंगे और इसको बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे तो ही दुरुस्तगी इंशाल्लाह आएगी। सर एक बात बताएं ना, आप तो माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, शायर भी हैं। पंजाब में जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनकी सैलरी और कराची में जो ट्रैफिक पुलिस है, क्या उनकी सैलरी बराबर है? नहीं, देखिए उसमें बेटरमेंट लाने की कोशिश की जा रही है कई सालों से, तकरीबन वो कोई बहुत मामूली डिफरेंस है, अब इतना डिफरेंस नहीं है, बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। चालान की कमीशन नहीं मिलते टाइम पे? नहीं, वो भी अब हमारे मौजूदा आईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब ने सबसे पहले आके यही काम किया और मिल गया है कमीशन। अब टाइम से मिलेगा। आप जिस तरह कह रहे हैं ना मिल गया है, मैंने वो लेटर देखा है। देखिए एफर्ट देखिए, सिर्फ हमारे महकमे का उसमें कसूर नहीं होता, मैं आपको वही बता रहा हूँ, कनेक्टेड है सब कि कनेक्टेड हैं। उसमें ये होता है कि कहीं पे आपको इजाजत नहीं मिलती, कहीं फंड्स नहीं होते, हमारी तरफ से अप्लाई किया हुआ होता है, फॉलो किया हुआ होता है, लेकिन अब सर ने इसको बहुत संजीदगी से फॉलो किया है तो मिल गया है हमें, और अब रेगुलरली मिलेगा। अगले साल का भी वादा हो चुका है दोनों जगह पे, ट्रैफिक में भी और ड्राइविंग लाइसेंस में भी 30% का इशू था, वो भी सॉल्व हो गया। यहाँ भी हमें मिल गए हमारे फंड्स, हमारे आईजी साहब की मेहनत और कोशिशों की वजह से, और ट्रैफिक में भी मिल गए।
और दोनों जगह पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और उससे इक्विपमेंट भी लिया जाएगा, बेहतरी बहुत बेहतरी आएगी। जैसे लाहौर में सर चालान ज्यादा का होता है, यहाँ कम का होता है, इसकी वजह? नहीं, उसमें यह है कि सूबाई गवर्नमेंट जो है ऑटोनमस हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी फीस रखी, अपनी मर्जी तो से हमारे यहाँ सर चालान अगर आप बढ़ा देंगे तो लोग वन वे तोड़ते वक्त, क्राइम गलत काम करते वक्त डरेंगे ना? जी, गुज़िश्ता बरसों में 2 बार तो रिवाइज किए जा चुके हैं, बढ़ाए जा चुके हैं। अभी मजीद भी उसको बढ़ाने के लिए कुछ सेक्शंस में, तो जहाँ तक मुझे इल्म है, मैं बराह रास्त ट्रैफिक से अभी मुताल्लिक तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मेरे इल्म में है कि कुछ सेक्शन में मजीद चालान बढ़ाने के लिए कमर रिजवी साहब, जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिसेज आपके ऑल ओवर कराची हैं इस वक्त, उन सब पे स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस सेम है? आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हमने ये किया मैंने आने के बाद कि मैंने एक तो स्टैंडर्डाइज कर दिया टेस्ट को, कार का, मोटरसाइकिल का। अब अक्रॉस द सिंध हमारी 10 ब्रांचें हैं मेजर, 5 कराची में हैं और 5 सिंध में हैं। हमने पूरी 10 ब्रांचों को एक ही पॉलिसी दी कि इस तरह से आप कार का लेंगे, इस तरह से मोटरसाइकिल का लेंगे। HTV LTV को स्ट्रीमलाइन किया। वो बाहर एजेंट्स खड़े होते थे, जाली बना के दे दिया करते थे। वो सब अल्लाह का शुक्र है आते ही हमने रेडिकेट किया। हमारे अंदर जो नक्सेस थे, जो हमारे काले भीड़े थी, उनको हमने रेडिकेट किया, सजाएं दी, निकाला। तो वो जब आपका अंदर नक्सेस नहीं होगा तो वो बाहर एजेंट क्या करेगा? हमने वो भी गिरफ्तार की जो बाहर मौजूद थे। अल्लाह का शुक्र है अब जीरो, आप खुद से चले जाएं वॉक इन करके, कोई ज़रूरत नहीं हमें साथ लेने की। हम तो लोगों से कहते हैं, चैनल्स हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं आप खुद जाएं, खुद चेक करें, हम तो अपने मुंह से अपनी तारीफ भी करेंगे। सर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एक बड़ी अच्छी खबर मेरी नज़रों से गुज़िश्ता रोज़ गुजरी, वो ये थी कि सिंध पुलिस ने आइडियाज़ 2022 से अबाबील ड्रोन्स खरीदे थे और उन ड्रोन्स को अभी कच्चे के इलाके में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो घोटकी में डाकू राज था उसको ख़त्म करने के लिए उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन्स अब टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। अल्लाह का शुक्र है अब सर सिंध पुलिस भी करना शुरू हो गई, बड़ी खुशी भी है खबर। टेक्नोलॉजी में जब तक आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे, जब तक आप काउंटर नहीं कर सकेंगे, लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ना हम ट्रैफिक के सारे मसाइल हल कर सकते थे। वो तो अगर आप सारे सिग्नल्स पे लगा दें कैमरास, नंबर प्लेट्स पढ़ सकें। ड्रोन इज नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन उसके लिए वो ड्रोन अलग काम के लिए है। ट्रैफिक के सोल्यूशन के लिए जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो भी अब है, ऑफिंग में है और चंद दिनों में उस पर भी अमल दरामद हो जाएगा। सर, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ना पंजाब और लाहौर में बहुत पहले इंप्लीमेंट हो गया था। वो कराची में इंप्लीमेंट होते होते ना कोई मसले हो जाते हैं, कोई ना कोई ठेकेदार, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई ना अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन। लेकिन बात यह है कि यहाँ भी आप बेहतरी की उम्मीद। ट्रैफिक वार्डन सिस्टम सर कराची के लिए डिजाइन हुआ था, लाहौर में इंप्लीमेंट हो गया, कराची में नहीं हो सका। नहीं, मैं समझता हूँ कि यही सिस्टम, इसी को बेहतर मजीद किया जा रहा है। सिस्टम बुरा नहीं है, सिस्टम बिल्कुल ठीक है और इसमें ही बेटरमेंट मजीद लाई जा रही है। मैंने आपको बता चुका हूँ मल्टी फैक्टोरियल है मसला। नफरी भी इजाफा की जा रही है, नफरी उतनी नहीं है जितनी शहर की इतनी बड़ी आबादी है, उसको कैटर करने के लिए नफरी भी इजाफा किया जा रहा है। सर, आखिरी 1.5 मिनट है, अगर आप कुछ सुनाना चाहें। आखिरी 1.5 मिनट बिल्कुल। इस आखिरी 1.5 मिनट में यकीनन क्योंकि हम भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, एक शायर के लिए तो चंद सेकंड ही बहुत है। माशाल्लाह, 1.5 मिनट बहुत हो गया। चंद अशार ताज़ा गजल, अभी ताज़ा गजल के चंद अशार। तमाम भंवरों को फूलों से खींच लाती है, तमाम भंवरों को फूलों से खींच लाती है, वो एक महक जो बदन में बसी हुई है तेरे। तमाम भंवरों को फूलों से खींच लाती है, वो एक महक जो बदन में बसी हुई है तेरे। नफ़ी में सर तो हिला है पर सुन रहा हूँ मैं, नफ़ी में सर तो हिला है पर सुन रहा हूँ मैं, वो एक हाँ जो लबों में दबी हुई है तेरे। नफ़ी में सर तो हिला है पर सुन रहा हूँ मैं, वो एक हाँ जो लबों में दबी हुई है तेरे। न जाने कितने तिलिस्मात कैद रखती है, न जाने कितने तिलिस्मात कैद रखती है, ये पैरहन में जो बंदिश कसी हुई है तेरे। न जाने कितने तिलिस्मात कैद रखती है, ये पैरहन में जो बंदिश कसी हुई है तेरे। मेरी ही कुर्ब की बारिश के इंतज़ार में है, मेरी ही कुर्ब की बारिश के इंतज़ार में है, वो तशनगी जो बदन में रची हुई है तेरे। मेरी ही कुर्ब की बारिश के इंतज़ार में है, ये तशनगी जो बदन में रची हुई है तेरे। तमाम भंवरों को फूलों से खींच लाती है, वो एक महक जो बदन में बसी हुई है तेरे। माशाल्लाह, खूबसूरत। सर, कितनी शादियां की हैं वैसे रिजवी साहब? एक ही है। चले इतने रोमांटिक। क्यों आप मुझे घर से निकलवाएंगे भाई? आपने इतने रोमांटिक शेर सुनाए, मैंने कहा कोई तो खुशबू होगी जिसकी याद आ रही है सर को। आपने फरमाइश ऐसी की थी कि आपके हस्बैंड फरमाइश, वरना मैं बड़ी संजीदा शायरी करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर कमर रिजवी हमारे साथ मौजूद थे, SSP ड्राइविंग लाइसेंस, साथ साथ एक शायर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और यकीनन जो हमने आज इशूज डिस्कस किए हैं
कराची की ट्रैफिक में ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ से तो बहुत बेहतरी आ रही है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मोटरसाइकिल वाले लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होते हैं, ना लेन का ख्याल, ना सिग्नल का ख्याल, ना सामने खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस वाले की इज्जत, और सिग्नल तोड़ना आम सी बात। हम सबको सोचना होगा कि अगर कराची की ट्रैफिक का यह हाल है तो हम सबका इसमें कोई ना कोई किरदार है। एक ब्रेक, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। राइट, वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। अब प्रोड्यूसर साहब चाह रहे हैं कुछ क्रिकेट की बात की जाए, और टेस्ट मैच का आज आखिरी रोज है और यकीनन वाइट वॉश की तरफ हम बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। कन्फर्म होता जा रहा है थोड़े वक्त में 10 बजे भी मैच शुरू होना था, कुछ लम्हों में शायद शुरू हो चुका होगा या हो रहा होगा, और इस दौरान हम बात करेंगे मिर्जा इकबाल बेग साहब से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्रिकेट का हाल ये ऐसा हुआ क्यों है, क्यों हम इतनी बुरे स्टेज पर आ गए हैं। क्रिकेट जिसके ऊपर हम इतना पैसा लगाते हैं कि ना स्कॉश चैंपियन बचा, ना हॉकी चैंपियन बचा, ना स्नूकर चैंपियन बचा 400-500 करोड़ तो सिर्फ पीएसएल में चले जाते हैं, पीसीबी के अखराजात और रेवेन्यू तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में क्रिकेट क्यों तबाही के दहाने पर आ गया है। टेस्ट मैच में हमारी जो परफॉर्मेंस थी, अबरार की मैं ज़रूर तारीफ करूंगा, एक टैलेंट हमें ज़रूर नया मिला है। अल्लाह करे कि ऐसा नया टैलेंट आता रहे सामने जो कि मेरिट पे सिलेक्ट हुआ हो। मिर्जा इकबाल बेग साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम एंड जॉइनिंग अस। बेग साहब, क्या वजह है कि हमारी टेस्ट टीम इस, कहते हैं ना कि मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, इस तरह हार रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ताला, सुबह बखैर आपको भी। Thank you, और sir. मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का जब से तकर्रुर हुआ है, बजाय इसके कि मेरिट पे लोगों का इंतखाब हो, सिफारिशी बुनियादों पर लोगों का इंतखाब हो रहा है। आपका कप्तान जो है बाबर आजम, जिसको के हटवाया गया था, सरफराज की जगह उनको लेकर आए, लेकिन बाबर आजम मुकम्मल तौर से नाकाम रहे टेस्ट क्रिकेट में। और उसके अलावा जो माइंड सेट है, एक तो टीम में ऐसा लगता है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम सिलेक्ट हो रही है। बाबर आजम अपने लड़कों के लिए टीम में सिलेक्शन के लिए जोर देते हैं और मोहम्मद रिजवान अपने लड़कों के सिलेक्शन के लिए जोर देते हैं। और जो चीफ सिलेक्टर हैं, जिनको हम लैपटॉप चीफ सिलेक्टर कहते हैं, मोहम्मद वसीम, वो सिर्फ डमी चीफ सिलेक्टर बने हुए, वो टीम का ऐलान कर देते हैं। अब आप देखें, अगर कल हकीकत की निगाह से देखें तो गुज़िश्ता 17 टेस्ट मैचेस में हम 13 टेस्ट खिलाड़ियों को टेस्ट कैप दे चुके हैं, जिससे आप अंदाजा लगाएं कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में टेस्ट कैप धड़ाधड़ बढ़ रही है, क्योंकि अब तक सिर्फ 253 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं टोटल 1952 से लेकर अब तक। तो मेरे ख्याल में एक तो जो माइंड सेट है वो डिफेंसिव माइंड सेट है इनका, ये जीतने ही नहीं चाहते, शिकस्त के खौफ से इस तरह की पिचेस बनाते हैं, बेजान पिचेस। और वो कहते हैं ना कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो खुद ही फंस जाते हैं उन पिचेस पर। रावलपिंडी टेस्ट 74 रन से हारे, फिर उसके बाद मुल्तान टेस्ट हम 24 रन से हारे, और अब कराची टेस्ट में भी हम शिकस्त की तरफ रवा दवाएं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार को, या वो लोग जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का तकर्रुर करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। खबरें आ रही हैं कि शायद नजम सेठी रमीज राजा की जगह चार्ज ले ले, क्योंकि रमीज राजा जब से चेयरमैन बने तला, उन्होंने ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बादशाह सलामत समझने लगे और वो किसी को घास ही नहीं डाल लेते। तो फिर नजम सेठी क्यों, बेग साहब, नजम सेठी क्यों? और भी तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं इस मुल्क में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नजम सेठी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ गठजोड़ सैर की थी और उनके बड़े करीब है वो। जब 35 पंक्चर का मामला हुआ तो उस वक्त नजम सेठी जो थे वो पंजाब के निगरां वजीर आला थे, और इससे पहले उनको दुख ये नजम सेठी को कि इमरान खान जब वजीर आजम बने तो उन्होंने वजीर आजम बनते ही सबसे पहला काम किया कि एक ट्वीट कर दिया कि जी मैंने एहसान मानी को चेयरमैन बना दिया नजम सेठी की जगह, और उन्होंने वो SOPs फॉलो नहीं किए। जिसके बाद खान साहब ने जो है वो दोबारा से ट्वीट किया कि गवर्निंग बोर्ड के मेंबर बनाएंगे हम एहसान मानी को, फिर चेयरमैन बनेंगे। तो नजम सेठी साहब बड़े दिल बर्दाश्ता थे कि उनको एक एब्रप्ट तरीके से चेयरमैनशिप से हटाया गया, तो वो अपनी बारी के इंतजार में थे और अब उनकी बारी आ गई। बेग साहब, ये भी तो जरूरी है कि अगर चेयरमैन मेरिट पे सेलेक्ट नहीं होगा तो खिलाड़ी क्या खाक मेरिट पे सेलेक्ट होंगे? क्यों हम वही चेहरे रिपीट करते रहे, किसी नए टैलेंट को नीचे से क्यों नहीं आने दे रहे सर? तला पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की पोस्ट है वो बड़ी हाइप वाली पोस्ट है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज्यादा पैसे हाइप वाली पोस्ट है। जब टूर पे बैरून मुल्क दौरे पे जाते हैं चेयरमैन तो $950 डेली अलाउंस लेते, उसके अलावा
5 स्टार 7 स्टार होटल, शोफर ड्रिवन गाड़ी और जो फूफा होती है, तो हर आदमी ये चाहता है कि पीसीबी का चेयरमैन बन जाए। और जब वो चेयरमैन बनने के लिए सिफारिशें लगती हैं, सियासी बुनियादों पर तकर्रुर होता है। अब पाकिस्तान में जब से नजम सेठी साहब चेयरमैन बने थे, उन्होंने पीसीबी के पेट्रन का ओहदा जो है वजीर आजम को करा दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पहले 1948 से नजम सेठी के चेयरमैन बनने तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन जो थे वो सदर मुमलिकत हुआ करते थे। लेकिन वजीर आजम जब बन गए तो वजीर आजम अपनी मर्जी के लोगों को सियासी बुनियादों पर तकर्रुर होता है। तो यही अलमिया है पाकिस्तान। बेग साहब, जो हमारे खिलाड़ियों का इस वक्त मेंटल स्टेटस है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अजहर अली सीनियर प्लेयर थे, आखिरी मैच था, डक आउट हो गए। मेरी नजर में हमारे खिलाड़ियों का मोराल, उनका मोटिवेशनल लेवल इस वक्त बहुत नीचे है, प्रेशर में खेल रहे हैं, डरे हुए हैं, सप्रेशन, डिप्रेशन, मैं नहीं जानता और किन चीजों का शिकार है। आप क्या कहेंगे बेग साहब? देखिए, उसकी बुनियादी वजह तला ये है कि अब खिलाड़ी जो है T20 लीग्स पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि वहां पैसा भी बहुत ज्यादा होता है, 3.5 घंटे में मैच खत्म हो जाता है। तो वो टेस्ट क्रिकेट में वो बात ही नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल जवाल की तरफ गामजन है और खिलाड़ियों की तवज्जो T20 लीग्स की तरफ हो गई है। और जिस तरह से टेस्ट मैचेस के लिए जो माइंड सेट था, हमारी जो टीम मैनेजमेंट जिसमें सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ जैसे नाम है, जो उनका माइंड सेट था, ऐसा लग रहा था कि ये सारे के सारे जो है वो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। और खिलाड़ी जो है वो, उनको पता है कि उनकी जगह पक्की है, पाकिस्तान में बैकअप टैलेंट है नहीं, क्योंकि जो निज़ाम तब्दील कर दिया गया, जो 192 सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं 22 करोड़ की आबादी में, तो फिर क्या होगा? यही होगा ना फिर तो। सर ये बताइए, डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस से हम सब वाकिफ हैं और हमेशा से आवाज उठाई जाती थी कि जो खिलाड़ी नीचे से आ रहे हैं, परफॉर्म करके आ रहे हैं, उनको मौका दें। अबरार अहमद, सऊद शकील, यकीनन इन दोनों खिलाड़ियों ने वाजे कर दिया है कि जो डोमेस्टिक से आएगा वो परफॉर्म करेगा और सीनियर खिलाड़ी मुंह देखते रह जाएंगे। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, लेकिन अब डोमेस्टिक की ना उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। जैसे कामरान गुलाम एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, उसने टॉप किया, कायजम ट्रॉफी का रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसको कहीं जगह ही नहीं देते। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, फास्ट बॉलर है मीर हमजा, फिर यासिर शाह को एकदम से निकाल दिया इसलिए कि बाद लोगों को वो पसंद नहीं थे। भाई, तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रहे हैं, आप जाहिद महमूद के बजाय यासिर शाह को शामिल करते लेकिन चीफ सेलेक्टर लगता है कि उनके लैपटॉप में वायरस आ गया तला, जिसकी वजह से उनकी नजर उस पर नहीं जाती। सरफराज ने पूरा टूर्नामेंट सर बेंच पे गुजार दिया, ये जुल्म नहीं था? ये एक मैंने इस पे ट्वीट भी किया है और मैं इस पे हमेशा आवाज बुलंद करता रहा हूं कि अगर रिजवान रन स्कोर नहीं कर रहे, गुज़िश्ता 6 टेस्ट मैचेस की 12 इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान ने 262 रन बनाए और उनका हाईएस्ट स्कोर 46 रन है। तो अगर उनसे रन स्कोर नहीं हो रहे तो सरफराज को क्यों नहीं मौका देते? मैंने आपको बताया ना कि दोस्ती, यारी, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन में बड़ा अमल दखल है उसका। और यही वजह है कि बाबर, यानी बेग साहब, जिस टीम को अपनी टेस्ट रैंकिंग बढ़ानी है, पाकिस्तान में आके सीरीज खेल ले। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और यही वजह है कि बाबर और रिजवान अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करते हैं, चीफ सेलेक्टर जो है वो डमी है। कोई दुआ दे दें आखिर में बेग साहब, आपकी दुआ लग जाएगी शायद, बोल की तवज्जो। दुआ तो फकीरों की लगती है दुआ तो फकीरों की लगती है तला, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का आमा ही खराब है। इसमें बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। अगर ये नहीं हुआ, भारी भारी तनख्वाहों पर पीसीबी में लोग मुलाजिम हैं। जब टेस्ट मैच होता है, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची आ जाता है। आप पार्किंग में जाके देखें, हर आदमी के पास शोफर ड्रिवन करोला है। तो अगर आप बजाय अपनी जाती नशोदुमा की तरक्की के पर तवज्जो देने के बजाय क्रिकेट पर तवज्जो दे तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो वेरी मच। स्पोर्ट्स की इंसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद कर दिया है कि पीसीबी के जो नाज और नखरे हैं, जो अय्याशियां हैं, वो अगर कम हो जाएं और वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें तो शायद मेरिट पे खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे, पर्ची का खात्मा होगा, नेपोटिज्म का खात्मा होगा। क्रिकेट के लिए अब यही कह सकते हैं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के लिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे बढ़ते हैं, मईशत की बात करते हैं। मईशत भी अब बड़े खतरे में है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान कई मुश्किलात का इस वक्त शिकार है। खसारे तो छोड़ दीजिए, ये डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फलान डेफिसिट, बजट डेफिसिट, लेकिन इस वक्त मुल्क के जो इदारे थे, जो मुल्क के अंदर काम कर रहे थे प्रोडक्शन का,
जिसे हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेकर आते हैं, वो बंद होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल टोयोटा ने बंद कर दिया अपना प्लांट। इंडस मोटर कार कंपनी ने बोला है कि 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक मैं अपना प्लांट बंद रखूंगा। लेकिन ये पहली बार इस साल में नहीं हुआ है, इस साल में ये पहले भी 3-4 मरतबा हो चुका है। वजह यह है कि एलसीज नहीं खुल रही, लेटर ऑफ क्रेडिट स्टेट बैंक नहीं खोल रहा है, जिसकी वजह से सीकेडी किट्स इंपोर्ट नहीं की जा रही, क्योंकि ये गाड़ियां कहीं तो जाती है मेड इन पाकिस्तान, हकीकतन 20 से 25% ये पाकिस्तानी होती है, बाकी सब बाहर से आता है। बाहर से गाड़ियां आ नहीं पा रही हैं, जिसकी जो बुकिंग कराए बैठे हुए हैं बेचारे ख्वार हो चुके हैं। वो रो रहे हैं कि भाई हमें कब का वादा किया क्या था, अब तो गाड़ी क्यों नहीं मिली है, कीमतें अलग बढ़ रही है। खुर्रम शहजाद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मुआशियात हैं, बहुत सीनियर एक्सपर्ट और एनालिस्ट हैं इकोनॉमी के। खुर्रम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। ये मुझे बताइए सर खुर्रम साहब कि हमारे मुल्क में इस वक्त हम देख रहे हैं ब्रेन ड्रेन अलग हो रहा है, सारे पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं। जो सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो अभी रिसेंट सर्वे में नजर आया कि 88% लोग सरमायाकार पाकिस्तान में जमीनों में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और रियल स्टेट के अंदर आपको मालूम है अलग फ्रॉड्स हो रहे होते हैं, घपले अलग हो रहे होते हैं, कब्जे अलग हो रहे होते हैं, कोर्ट केसेस अलग हो रहे होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत सर आपकी नजर में कहां जा रही है? क्या हमारे इस वक्त मेजर इश्यूज हैं? हमें अपने इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस चेंज करनी होंगी, दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ देखना होगा? खुर्रम साहब जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। देखिए बात यह है कि इस वक्त मैं अभी आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा कि जी लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही और लोगों ने एडवांस पैसे दिए हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि इस वक्त गाड़ियां इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त खाने पीने की चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है और बेसिक जो है वो जो भी आप जिंदगी में यूज करते हैं चीजें जो डेली बेसिस पे होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपोर्ट हो रही हैं और वो इंपोर्ट हम करते आए तो डेफिनेटली वो इंपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स को आप रोक नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक गाड़ियों की बात है, लग्जरी आइटम्स की बात है, ये सब चीजें मेरा नहीं ख्याल कि हमें वैसे भी इसको जो है तकलीफ देनी चाहिए। सर 88% इन्वेस्टमेंट जमीनों में होना सर। जी, मैं वो इसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें, एक तो इम्पोर्ट की बात हो गई कि इम्पोर्ट के हमें कौन सी इम्पोर्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी। दूसरा ये कि ऑफकोर्स जमीनों में पैसा बहुत गया और उसी ने जो है ना प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोडक्टिविटी किलर होता है बेसिकली। रियल स्टेट जो इन्वेस्टमेंट होती है, खासकर जो रेजिडेंशियल रियल स्टेट होती हैं, उसमें आपको पता है काफी गवर्नमेंट्स आई हैं, सबने एमनेस्टीज भी दी हैं, रियल स्टेट को बड़ा प्रमोट भी किया है। लेकिन प्रॉब्लम यही हुई है कि उसके बाद जब हमारे हालात खराब होते हैं, रियल स्टेट से भी इम्पोर्ट बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है ना इम्पोर्ट बढ़ने से डॉलर की शॉर्टेज भी होती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हमारे पास अब जो कर्जों की अदायगियां उसके लिए डॉलर नहीं है। और कर्जों की अदायगियां इस वक्त जो है ना वो प्राइमरी कंसर्न होना भी चाहिए और है भी, और उसकी अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो डेफिनेटली मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी इसका शिकार हो सकता है आने वाले दिनों। सर आपने बड़ी अच्छी बात की खुर्रम साहब कि हमें अपनी इंपोर्ट पे प्रायोरिटी देखनी चाहिए, फूड को पहले रखना चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बताइए फॉर एग्जांपल इस वक्त सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर जनरेट करने के लिए जो पैनल्स होते हैं, जो दूसरा टेक्निकल सामान होता है, वो तक इंपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा, जबकि हम जानते हैं कि पावर सेक्टर के जो बिल्स हैं, चाहे वो सर्कुलर डेट हो, चाहे वो हमारे ऑयल का इंपोर्ट बिल हो, वो सबसे बड़ा हमारा सर का दर्द है। तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सोलर को भी तो प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हम उसको भी नहीं कर रहे। जी देखिए, मैं ये कहूंगा कि कुछ इंपोर्ट करने की प्रायोरिटी से पहले बेहतर है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन पे जाएं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केटें हम 6 बजे बंद करें, उसके अलावा हम घर से काम करने की आदत डालें और जो है गवर्नमेंट अपने अलाउंसेस कम करे। अपने कारवान इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट जो है वो लेके जाती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, बहुत बड़े बड़े कारवान उसके चलते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है प्रोटोकॉल्स की वजह से बहुत बड़ी गाड़ी जो है ना वो एक पूरा आपको पता है गाड़ियों का एक पूरी जो है वो गठा होता है जो कि साथ चलता है मिनिस्टर्स के और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के। इनको क्यों नहीं हम खत्म करते? गवर्नमेंट अपने खर्चे क्यों नहीं कंट्रोल करती? गवर्नमेंट कंजर्वेशन की तरफ क्यों नहीं जाती? ये सब चीजें करने से हमारे सर क्योंकि आप पर्दा डाल देते हैं ना सर, आप जैसे सीनियर लोग जब कहते हैं ना गवर्नमेंट अपने खर्चे क्यों नहीं कम करती, सर आपको बोलना चाहिए गवर्नमेंट अपनी अय्याशियां कम क्यों नहीं करती। तो अय्याशियां हो रही होती है ना सर, पार्टी चल रही होती है अंदर ही अंदर। ये मुझे बताइए। वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं करेगी तो IMF भी आपसे बात नहीं करेगा, वर्ल्ड बैंक भी आपसे बात नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी बात नहीं करेगा, चाइना भी बात नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने घर को सही कैसे करें, सीधा कैसे करें। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले तो आप फिस्कल डेफिसिट को कम करें। फिस्कल डेफिसिट जड़ है हर बीमारी की। फिस्कल डेफिसिट मुराद यह है कि जो टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो सही जगह लगाती नहीं है, और जब नहीं लगाती है, सही कलेक्ट नहीं करती और उनसे नहीं लेती जिनसे लेना चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान का एडिशनल टैक्स का 1.5 ट्रिलियन का जो है वो पोटेंशियल है। एडिशनल मैं कह रहा हूँ,
यानी कि अगर आप 10% जीडीपी का अपनी मईशत का 10% हिस्सा जो खुर्रम साहब, ये आप उन्हीं लोगों से टैक्स लेंगे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। जो आपकी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है $2 ट्रिलियन की, सर उनको कोई टैक्स नेट में नहीं ला सकता, वो बड़े खतरनाक लोग हैं। जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, हल तो हमें पता है ना, डायग्नोस्टिक में किया हुआ है कि जी प्रॉब्लम क्या है और हल कहाँ है। अब एक्शन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली हम जो है अपनी आवाम को जो है वो चैलेंजेस में झोंक देंगे, और मेरे ख्याल में आने वाला जो वक्त है वो काफी कड़ा है। जनवरी कैसे आप देख रहे हैं? हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ऑफिशियली डिफॉल्ट, मेरे ख्याल से अनऑफिशियली तो हम कर चुके हैं, लेकिन आप ऑप्टिमिस्टिक व्यू जरूर देंगे? नहीं डेफिनेटली देखिए, डिफॉल्ट अल्लाह ना करे हम करें, डिफॉल्ट अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में लोगों को अंदाजा नहीं डिफॉल्ट की बात करते हैं कि डिफॉल्ट करने से और एक्चुअली जो है वो ऑफिशियली डिफॉल्ट कैटेगरी में आने से कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रेड में, इन्फ्लेशन में, इंटरेस्ट रेट्स में, डूइंग बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम दुआ करते हैं और अब हमें बिल्कुल जो है इस पे पुश भी करना है कि डिफॉल्ट की तरफ हम ना जाए, और इंशाल्लाह हम नहीं जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हम एज पे क्यों खड़े रहें, हम क्यों जो है वो अनसर्टन रहें, क्यों नहीं हम इन्वेस्टमेंट भीख मांगने की आदत है सर, और क्या? अपने पैरों पे खड़े होने का शौक ही नहीं है खुर्रम साहब? भीख मांगने की आदत है ये तो देखें, ऑफ कोर्स फिर ये हाल तभी होना है ना, सारी गवर्नमेंट से मिलके, जो भी गवर्नमेंट आई है, एस्टैब्लिशमेंट हो या सिविलियन जोन, सबने मिलके जो है ना इस पे कंट्रीब्यूट किया, तो सबको मिलकर बैठना चाहिए। मेरे ख्याल में एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। और खुर्रम साहब एक जरूरी सवाल पूछने लगा हूं आपसे। देखिए मैं 3 एरियाज बताता हूँ। एक है टैक्स, जिसपे हमें जो है सबने कंट्रीब्यूट किया है, कर्जे लेने में सबने कंट्रीब्यूट किया है। दूसरा एनर्जी का क्राइसिस जो है वो सबने कंट्रीब्यूट किया, ठीक किसी ने नहीं किया। तीसरा फिस्कल डेफिसिट है कि सबसे कर्जे लिए, टैक्सेस नहीं लिए सही जगह से, और ये हाल के। इन तीनों एरियाज को ठीक करें, आप यकीन करें आपको कभी क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। खुर्रम भाई, मैं तकरीबन मईशत को आपके साथ 2007 से डिस्कस कर रहा हूं। मुझे ये बताइए, ईरान से तेल इंडिया ले रहा है, चाइना ले रहा है, हमारे कराची शहर से 2 घंटा दूर हब के अंदर आपको 70 रुपए लीटर पेट्रोल ईरान का स्मगल होके मिल रहा है, लेकिन हम लीगली ईरान से तेल नहीं लेंगे। इसकी क्या वजह है? हम क्यों अपने ही दुश्मन बने हुए हैं? ऐसा नहीं है, देखें ये सारी चीजें ना इकोनॉमी की स्ट्रेंथ के साथ कनेक्टेड है। अगर इंडिया ने ईरान से लिया है या रशिया से लिया है, तो उसने अपनी इकोनॉमिक इंटरनल हाउस अपना ठीक किया है ना, पहले अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ खड़ी की है। वो कहते हैं ना, इट्स इकोनॉमी स्टूपिड, ये एक यूज किया जाता है कि भाई इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी आप खड़ी करें, स्ट्रांग हो इकोनॉमी पे, फिर आप जाएं दुनिया में किसी से भी कोई चीज खरीदें, आपको ये नहीं कहेगा कोई कि जी इससे ना लें, ये ठीक है ये गलत है। तो हमने अपने आप को इंटरनल हाउस इतना वीक किया हुआ कि हम जाते तो अमेरिका में कहते हैं जी ईरान से डील ना करो या रशिया से डील ना करो। अब तो रशिया से क्या कहती है डील करने का, तो भाई आप अपना हाउस तो ठीक करें ना पहले। तो ईरान के साथ डील कर सकते हैं, सारी इकोनॉमी के साथ डील कर सकते हैं, जैसे इंडिया कर रहे हैं, उसने करे, चाइना कर रहा है। चाइना अपना हाउस देखें कितना स्ट्रांग उसने किया है पिछले 50 सालों में। उसने वो ग्रोथ दी है जीडीपी की जो कि दुनिया में किसी कंट्री ने बैक टू बैक 30 साल तक नहीं दी है। और हमें आपको पता है 8 से 10% ग्रोथ, 8% ग्रोथ चाहिए आपके 1.5 से 2 मिलियन लोगों को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए अगले 30 साल तक। तो क्यों नहीं सोचते हम इस पर, विजन क्यों नहीं है हमारा? तो ये तो प्रॉब्लम है ना, अगर हम नहीं सोचेंगे तो ये तो हाल होगा। सर इशू खुर्रम साहब मेरी नज़र में ये, आप अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, कि हर कोई अपने अपने घर को देख रहा है। यहाँ पे इस मुल्क का कोई एक घर नहीं है, कोई इस मुल्क की खातिर नहीं सोच रहा है, मैसिव मासेस के लिए नहीं प्लानिंग कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए कि मेरा जाती घर बड़ा हो जाए, मेरा जाती अकाउंट बड़ा हो जाए, मेरी जाती गाड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन अवाम का, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा है। इसकी बेसिक वजह खुर्रम साहब ये है कि हम पाकिस्तानी नहीं बने हैं, हम सिंधी, पंजाबी, बलोची और पठान बने हैं। ये आप सही कह रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं इससे ये कहूंगा कि देखें, आप कह रहे हैं ना पॉलिटिक्स को लोग ज्यादा जो है इंटरेस्ट अपना पॉलिटिक्स में, इंडिविजुअल जो है पार्टी पॉलिटिक्स में ज्यादा जाते हैं, पावर में ज्यादा जा रहे हैं और इकोनॉमी को प्रायोरिटी को नहीं दे रहा। तो मैं आपको ये बता दूं कि इकोनॉमी ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो पॉलिटिक्स भी नहीं हो सकती। ये बस में लोग जनरेशन कर लें कि पॉलिटिक्स से पहले इकोनॉमी ठीक होगी, नैरेटिव अच्छा होगा। एक आखिरी क्विक क्वेश्चन है, आखिरी ब्रीफ क्वेश्चन है खुर्रम साहब, वक्त कम है। मेरी बहन सर कनाडा के शहर कैलगरी से आई और उसने कहा कि कैलगरी दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर है और वहां पर जमीन सस्ती है। कराची दुनिया का बदतरीन शहर है रहने के लिए और यहां पर जमीन महंगी है। आप इसकी क्या जस्टिफिकेशन देंगे सर? जी ब्लैक मार्केट है, जब ब्लैक पैसा घूमता है तो ऐसे ही होता है, कोई फंडामेंटल्स नहीं होते, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती और जमीनों की प्राइस नहीं। मैंने अपनी बहन को कहा कि अभी तक कनाडा के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्हें अभी कंस्ट्रक्शन का पता नहीं चला है, जब उनको पता चल जाएगा तो फिर देखना वहां पर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, माहिर थे माशी सूरत हाल के तौर पर, उन्होंने हमें कह दिया है
कि हमारी कर्जों की सूरत हाल, हमारी एमनेस्टीज की सूरत हाल और फिस्कल डेफिसिट को आसान अल्फाज में आपके लिए कहूं कि हुकूमत के जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो रेवेन्यू होता है, जो अखराजात और आमदनी होती हैं, उसको देखते हुए चलना चाहिए। जब फिस्कल डेफिसिट तब क्रिएट होता है जब अखराजात ज्यादा हो और आमदनी कम हो। और हम जानते हैं पिछली बार जब बजट बनाया गया था तो 3,500 अरब रुपए कम थे, लेकिन बजट बना दो, पैसे आ जाएंगे, मसला नहीं है, अल्लाह खैर करे। लेकिन मुल्क की खातिर, पाकिस्तानियों की खातिर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर अब भी हमें सोचना होगा, इट्स नाउ और नेवर, वरना बहुत देर हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अच्छी खबर आपको देते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम क्रिकेट के मैदान में जिस तरह हार रहे हैं ना, हर मैदान में इस तरह नहीं हार रहे हैं। कुछ कुछ खेल ऐसे हैं जब पाकिस्तानी जीत कर भी आ रहे हैं। ऐसे एक पाकिस्तानी से आपको मिलवाएंगे कि आप क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं ना, इसीलिए दिल बार बार टूट जाता है। मेरी मानिए, स्कॉश खेलिए, ज्यादा अच्छा खेल है, हॉकी खेलिए, कौवी खेल है, और स्नूकर के भी चैंपियन हम तो खैर दोबारा बन सकते हैं। लेकिन बात करेंगे 10th कॉन्टिनेंटल स्क्रैबल चैंपियनशिप की, जो कि जीती है हमारे हीरो पाकिस्तानी मुइजुल्लाह बेग ने, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है। मुइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। ये बताइए, स्क्रैबल जो है ना, बड़ा मुश्किल खेल है। वैसे पाकिस्तानी ज्यादातर लूडो में अपना टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, दिमाग नहीं चलाना पड़ता। लेकिन स्क्रैबल एक ऐसी गेम है जिसके अंदर आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग्स आनी चाहिए। आप कैसे पहुंचे इस मकाम तक? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। स्क्रैबल में कैसे पहुंचे, बड़ी लंबी स्टोरी है। स्कूल से स्टार्ट हुआ और मेरे स्पोर्ट्स टीचर ने, क्योंकि वो खेलते थे, उनके साथ खेल कर आगे बढ़ता गया। फिर स्कूल लेवल पर खेला, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। ये काफ़ी लंबा सफ़र है, कोई 2010 से ये सफ़र शुरू हुआ और आज 2022 है, तो 12 साल हो गए इस गेम के अंदर। इस सफ़र में आपके पिलर्स कौन थे, सपोर्टर्स कौन थे, किस तरीके से आपने ये अचीव किया, ये चैंपियनशिप को जीतना? इस जर्नी के अंदर काफ़ी लोग हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं अभी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल है ज़्यादा पेरेंट्स का। उसके अलावा पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन का, जिसके हेड है तारिक परवेज साहब, उनके काफ़ी बड़ा रोल है इस पूरे जर्नी के अंदर। Why स्क्रैबल मुइज? और भी तो बात। वेरी गुड क्वेश्चन। स्क्रैबल मुझे बचपन से एक तो इंग्लिश और वर्ड्स और नंबर्स, इन दो चीज़ों का काफ़ी शौक है, यानी इंग्लिश और मैथ्स का। और ये गेम ऐसा है, इसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो है वो कंबाइन हो जाती हैं, इंग्लिश भी और मैथ्स भी। तो बचपन से क्योंकि पढ़ाकू रहे हैं तो इस तरीके के खेल में ज़्यादा जहन लगा है, ना कि ज़्यादा कोई फिजिकल स्पोर्ट्स के अंदर। तो बस जो एक चीज़ शुरू हो गई तो वो बस सिलसिला चलता ही जा रहा है। नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका मुइज? टारगेट हमेशा से एक ही रहा है बचपन से। यूथ चैम्पियनशिप्स मैंने जीती हैं, अंडर 18 चैम्पियनशिप। तो मेरा टारगेट हमेशा ये रहा है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप यानी सीनियर्स की चैम्पियनशिप जीतूँ, और देखें उसके लिए कोशिश जारी, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो ख्वाब भी पूरा होगा। तो स्क्रैबल स्कूल खोलने वाले हैं क्या आप? अभी फ़िलहाल अपना स्कूल से मैं फारिग हूँ, अभी मैं अपनी डिग्री से फारिग हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करें। अब वैसे एक बात मैं सोचने मजबूर हूँ कि हम लोग कितना ज़्यादा लूडो पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर स्क्रैबल खेलेंगे तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट क्या आया? आपने जब स्क्रैबल से इतना प्यार किया, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई, आपकी काउंटिंग इंप्रूव हुई, आप नंबर्स में अच्छे हुए। व्हाट इम्पैक्ट डिड इट ब्रिंग टू योर लाइफ मुइज? I mean, it has always had a massive impact on my life. देखिए, बचपन से ही, जब देखिए छोटी उम्र से ही मैंने टूर्नामेंट्स खेलना शुरू करे, लोगों से मिलना शुरू करा। पहली चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे बहुत काफ़ी बेहतर है। आउटसाइड स्क्रैबल हम देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर है। दूसरे मुल्कों में जाने का मौका मिला, कोई मैं 10 मुल्कों में स्क्रैबल खेल चुका हूँ, 4 कॉन्टिनेंट्स में मुख्तलिफ। तो बचपन से ही काफ़ी एक्सपोजर रहा है दूसरों से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अपना को प्रेजेंट करना है। कम्युनिकेशन ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा, हिस्ट्री से आपकी कम्युनिकेशन होती है, रिप्रेजेंटेबिलिटी अच्छी होती है, और इंग्लिश तो एक फैक्टर है ही। जब आप इस प्राइज मनी अच्छा था या ऐसे थोड़े से पैसे देके फारिग कर दिया? स्क्रैबल में कभी इतनी अच्छी प्राइज मनी रही नहीं। ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट नहीं है, एक पैशन, जो सिर्फ एक पास टाइम स्पोर्ट है जो लोग परस्यू करते हैं। तो स्क्रैबल की प्राइज मनी से आप चाहे जितना स्पेंड करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको रिटर्न इतना नहीं मिलता। यानी गरीब आदमी का खेल नहीं है ये, हाँ? जिसके पास पैसे हो वही आए। मैं ये भी नहीं कहूँगा, अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं तो आपको एसोसिएशन, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन सपोर्ट करेगी, और आपको एक अच्छा नॉर्मली मुइज आई हैव सीन, हम लोग माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, बात ही खुशी है कि हम हीरो पाकिस्तानी के अपने सेगमेंट में पाकिस्तान के मुख्तलिफ एथलीट, स्पोर्ट्समैन को बुलाते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं सवाल जवाब। तो देखा यही गया है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से 90% ऑफ द एथलीट्स खुश नहीं है।
एसोसिएशंस पैरेलल चल रही होती हैं, बॉडी बिल्डिंग की 6 एसोसिएशन, स्क्वॉश की 6, फुटबॉल की 6, हर कोई बोलता है मैं ही सही एसोसिएशन हूँ, बाकी सब जाली है। तो कहने का मकसद यह है आपकी स्क्रैबल एसोसिएशन में भी ऐसा ही है, 3-4 हैं या एक ही है और सपोर्ट कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो एक ही एसोसिएशन है, काफ़ी टाइम से है, 1989 से आई गेस, तो इसके अभी कोई पैरेलल बॉडी जो है वो बनी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट की वैसी सपोर्ट नहीं है, तो अनकरीब हो सकता है कोई दूसरी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी हो जाए और उनको सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट की। लेकिन आपको सपोर्ट मिली? स्क्रैबल एसोसिएशन प्रॉपर्ली अब स्क्रैबल के प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, एडवाइस करता है, कोई स्पॉन्सर जनरेट करता है? नहीं, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट से एफिलिएट मतलब काफ़ी कोशिशें करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो अपने काफ़ी दूसरी प्रायोरिटीज़ है उनकी, तो एसोसिएशन खुद ही जो है प्राइवेटली स्पॉन्सर्स ढूंढती है। जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने काफ़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेली हैं, काफ़ी मुल्क गया गेम खेलने के लिए एसोसिएशन ने सपोर्ट किया। चलें, बहुत शुक्रिया मोइजुल्लाह बेग, 10th कॉन्टिनेंटल स्क्रैबल चैंपियन थे। यकीनन मैं ये सोचने पर आज मजबूर हूँ कि जिस तरीके से स्क्रैबल पर मेहनत की जा रही है, वैसी मेहनत मेरिट के ऊपर विदाउट नेपोटिज्म क्रिकेट पर भी की जाए, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर हम सारे कौम इस वक्त दीवाने हैं और हमें क्रिकेट मेनिया है, फनेटिक्स हैं क्रिकेट के। लेकिन क्रिकेट का जो हाल है, जिस तरह टेस्ट मैच में हम हार रहे हैं, टेस्ट मैच की टीम को मोइज बेग से मिलना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि जीत रहे हैं। ये लोग पर्ची पे फैसले नहीं कर रहे हैं, ये लोग मेरिट पे टैलेंट को देखते हुए टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसके बाद ये जीत कर आ रहे हैं। जब तक हमारी क्रिकेट में नेपोटिज्म रहेगा, पर्ची सिस्टम रहेगा, सिफारिशों के ऊपर चेयरमैन पीसीबी चुना जाएगा, सिफारिश के ऊपर टीम बनाई जाएगी, सरफराज जैसे टैलेंट को बिठा के रखा जाएगा पानी पिलाने के लिए, तो फिर मैं नहीं समझता कि हम कभी टेस्ट मैच को जीत पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम को अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।